अब ठीक है, आने दे, पढ़ाना ही तो है। दिखाई दे रहा है कि नहीं साफ? हाँ तो लेकिन इसमें डार्क क्यों आ रहा है भाई? साफ आ रहा है ना इसमें? हाँ यार, तुम इसमें क्या कैमरे को हिलाते रहते हो? ठीक है भाई, शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, हट जाओ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वाली क्लास में निषेचन की क्रिया पढ़नी है, क्योंकि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं नर युग्मक का विकास, मादा युग्मक का विकास। इन दोनों को हम पास पास ले आए थे, मतलब परागण पढ़ लिया था, स्वपरागण पढ़ लिया था, पर परागण पढ़ लिया था। ठीक है, पर परागण की सारी विधियां भी हमने पढ़ ली थी। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? निषेचन पढ़ने वाले हैं। पादपों के अंदर निषेचन पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब पादपों में निषेचन की क्रिया ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। पहले तो निषेचन की परिभाषा देख लेते हैं। निषेचन की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, निषेचन की परिभाषा है नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब नर युग्मक कौन होता है यहां पर? पता होगा सबको, परागकण। मादा युग्मक कौन होता है यहां पर? अंड कोशिका। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। मतलब जो नर युग्मक है ना, परागकण, और जो मादा युग्मक होता है अंड कोशिका, वो दोनों आपस में आके जुड़ जाएं, तो जुड़ने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया को सबसे पहले किसने बताया था? नवास्चियन नामक वैज्ञानिक ने। निषेचन की क्रिया को सबसे पहले किसने बताया? नवास्चियन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और निषेचन की क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किया जो किया था स्टार्सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कौन से पादप में किया था? पादप का नाम याद होना चाहिए, लीलियम। कौन सा पादप था? लीलियम नामक पादप में सबसे पहले क्या किए? निषेचन की क्रिया का अध्ययन इन्होंने किया था, स्टार्सबर्ग ने। निषेचन की क्रिया को बताया किसने? बताने का श्रेय तो जाता है नवास्चियन को, और जो सर्वाधिक अध्ययन किया, सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो स्टार्सबर्ग ने किया। कौन से पादप में किया था? लीलियम पादप में किया था। ठीक है, अब हमें निषेचन की क्रिया पढ़नी है। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन पढ़ना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप काम में लेंगे हम यहाँ पर। मतलब निषेचन की जो क्रिया है उसको निम्न चरणों में बांटा गया है। निषेचन की क्रिया को निम्न चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पहला चरण देखते हैं हम, पराग नली का विकास। क्या पढ़ेंगे अब हम? पराग नली का विकास पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो एक बार मैं बताता हूं, और उसी के साथ हम आगे बढ़ लेंगे। ये रहा हमारे पास पुंकेसर। ठीक है, और ये रहा हमारे पास स्त्री केसर। मतलब हम पुंकेसर में किसका निर्माण पढ़ चुके हैं? इस परागकण का।
ये कैसे बना था ये मैंने बता दिया। यहां पर बीजांड बनेगा और बीजांड के अंदर यहां पर अंड कोशिका बनेगी। इसका भी विकास हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये परागकण परागण की क्रिया के द्वारा यहां आता है, ये यहां आता है, इस क्रिया को बोलते हैं परागण, ठीक है। तो हम यहां तक आने की क्रिया पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये जो परागकण है ना इस अंड कोशिका में कैसे प्रवेश करेगा, मतलब निषेचन पढ़ना है हमें। तो निषेचन की क्रिया को सबसे पहले, निषेचन की क्रिया को बहुत सारे चरणों में बांटा है। तो पहला चरण क्या पढ़ेंगे हम, पराग नली का विकास पढ़ेंगे हम। मतलब इस पराग कण से, ठीक है, इस पराग कण से एक लंबी नली कैसे बनती है वो पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को बताया था, अब ध्यान से सुनो। पराग नली का विकास, ध्यान से सुनना। परागण की क्रिया के द्वारा, ठीक है, ये परागण की क्रिया हुई और परागण की क्रिया के द्वारा परागकण स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर आ जाता है। इस समय यह द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। इस समय कितने कोशिकीय अवस्था में होता है, द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, ठीक है। ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं कायिक कोशिका और नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका, ठीक है। ये दोनों मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिए थे, लेकिन यहां पर इसका पूरा वर्णन है यहां पर, ठीक है। तो जब परागण की क्रिया के द्वारा परागकण स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर आता है तो उस समय यह द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, ठीक है। जो स्त्री केसर का वृत्तिकाग्र होता है इसके शीर्ष भाग पर एक तत्व पाया जाता है जिसे हम सलेस्मा कहते हैं। सलेस्मा में होगा बोरोन तत्व, शर्करा प्लस लिपिड मतलब वसा, ठीक है। ये सब किसमें पाए जाएंगे, ये सब पाए जाते हैं सलेस्मा के अंदर। अब ये परागकण सलेस्मा से इन तत्वों को ग्रहण करके, ये जो परागकण है ये सलेस्मा से क्या करेगा, इन सभी तत्वों को क्या करता है, पोषक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। पोषक पदार्थ के रूप में क्या करता है, ये ग्रहण करता है। और ग्रहण करने पर इस कायिक कोशिका, अब यहां बड़ा बना देता हूं मैं, ये कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका से एक पराग नली का निर्माण होता है। यह पराग नली, देखो यहां से पराग नली का निर्माण हो रहा है और यह पराग नली जनन छिद्रों से, मैंने बताया था आप लोगों को कि पराग नली कहां से बाहर निकलेगी, जनन छिद्रों से, ठीक है। तो ये जो पराग नली है वो जनन छिद्रों से बाहर निकल आती है और इसमें कायिक कोशिका का केंद्रक और ये जनन कोशिका का केंद्रक इसमें आ जाता है। अभी ये अंदर प्रवेश नहीं हुई है, केवल मैंने क्या बताया, इसके जनन छिद्र से पराग नली बाहर निकली है। तो ये क्या हो गया, ये पराग नलिका का विकास हुआ। पराग नलिका की गति तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हमें क्या पढ़ना है, पराग नलिका विकास, ठीक है। प्रत्येक पादप से, ठीक है, प्रत्येक पादप के परागकण से एक ही पराग नली का निर्माण होता है। प्रत्येक पादप का जो परागकण है उससे एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है। लेकिन जो मालवेसी कुल और जो कुकुरबिटेसी कुल के पादप होते हैं उनके पराग कणों से एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। उनके पराग कणों से क्या होगा, एक से अधिक पराग कण बनेंगे। एक से अधिक पराग कण, सॉरी, एक से अधिक पराग नली भले ही बन जाए लेकिन अंत में उन सभी में से एक ही पराग नलिका अत्यधिक वृद्धि करेगी और बाकी सभी पराग नलिकाएं नष्ट होगी। मतलब कहने का क्या हो गया, अंत में एक ही पराग नलिका इस वृत्तिका में प्रवेश करती है। आगे ना बात समझ में, बेटा मेरा रुमाल कहाँ है, ये रहा। ठीक है, आ गए आप लोगों को बात समझ में।
यहां तक की प्रोसेस है ये परागनलिका का निर्माण। ठीक है साहब, अब मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूं एक बार। ठीक है, मैं एक बार वापस और इसको समझा दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है साहब, परागनलिका का विकास पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, परागण की क्रिया के द्वारा परागकण, परागण की क्रिया के द्वारा परागकण स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। इस समय यह द्विकोशिकीय, इस समय यह द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, इस समय यह द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। परागकण वृत्तिकाग्र पर उपस्थित बोरोन तत्व को ग्रहण करके अंकुरित होता है, अंकुरित होता है, जिससे जनन छिद्रों के द्वारा, अंकुरित होता है जिससे जनन छिद्रों के द्वारा, अंकुरित होता है जिससे जनन छिद्रों के द्वारा एक पराग नली, एक पराग नली का विकास हो जाता है, एक परागनलिका का विकास हो जाता है। यह पराग नली जैसे ही वृत्तिका में प्रवेश करती है तो यह त्रिकोशिकीय हो जाती है। ये एक लाइन मैंने अगले टॉपिक की लिखा दी, अभी मैं बता दूंगा। तो यहां पर आप लोगों को पहले मैंने बता चुका हूं वैसे। डज नॉट इम्पैक्ट योर कंप्यूटर इज परफॉर्मेंस। बेटा जो बुला के लाता हूँ उनको, सर को, ये क्या चल रहा है, एक मिनट। एंटीवायरस आ गया क्या इसमें, क्या करा रहे भाई ये? यह त्रिकोश की अवस्था में होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है बेटा थोड़ी बहुत, ठीक है ना। यह त्रिकोश की अवस्था में होता है, ये पहले पुराने वाली लाइन लिखा दी, मतलब अगले टॉपिक की लिखा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सामान्यतः एक पराग कण से एक पराग नली का विकास होता है, एक परागकण से एक पराग नली का विकास होता है, लेकिन मालवेसी व कुकुरबिटेसी, लेकिन मालवेसी व
कुकुरबिटेसी कुल के पादपों के परागकण से एक से अधिक पराग नलियां बनती है। एक से अधिक पराग नलियां बनेगी, इसमें एक से अधिक पराग नलियां बनती है, लेकिन अंत में सभी पराग नलियां नष्ट हो जाती हैं और केवल एक पराग नली ही वृद्धि करती है और वह ही वृत्तिका में प्रवेश करती है। वही क्या करेगी? वृत्तिका में प्रवेश करती है। ठीक है साहब, ये बात हो गई आप लोगों की। वही क्या करेगी? वृत्तिका में प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसको एक बार और देख लो, एक बार और समझ लो, समझ में आ जाएगा। वैसे आ गया होगा, फिर भी एक बार देखते हैं हम, याद हो जाएगा। देखो, अब ये क्या था? परागकों से परागकण बन गया था। ठीक है, अब परागकण परागण की क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पे पहुंचा दिया था हमने, वायु द्वारा, जल द्वारा, कैसे पहुंचा दिया था। ठीक है, अब पहुंचाने के बाद की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम, निषेचन। तो निषेचन की परिभाषा बताई मैंने सबसे पहले, क्या बताई? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। किसने बताया? नवास्चयन ने। अध्ययन किसने किया? स्टार्सबर्गर ने। कौन से पादप में किया? लीलियम पादप में। ठीक है, निषेचन की क्रिया को पादपों में निम्न चरणों में बांटा है। पहला जो चरण है वो पराग नलिका का विकास है। पराग नलिका का विकास होता कैसे है? ठीक है, ये पढ़ना था हमें तो केवल। तो यहाँ पराग नलिका का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले जो परागकण था वो कहाँ आया? स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया हमने। परागकण की क्रिया के द्वारा परागण की क्रिया के द्वारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। पहुंच गया, इस समय यह द्विकोष की अवस्था में होता है। तो ये दोनों कोशिकाएं, कायी कोशिका, जनन कोशिका, द्विकोष की अवस्था में होता है। ठीक है, इस समय यह द्विकोष की अवस्था में होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित बोरोन तत्व को ग्रहण करके अंकुरित हो जाता है। अब यहाँ पर जो सलेसा पदार्थ था उसमें बोरोन तत्व था, उस बोरोन तत्व को ग्रहण किया और परागकण क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। मैंने लिखाया कम है लेकिन समझाया ज्यादा है आप लोगों को। कौन सी कोशिका अंकुरित हो रही थी? कायी कोशिका। ये यहाँ ज्यादा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पहले की क्लासों में हम इसको सबको लिखा चुके हैं, इसलिए बार बार में एक ही थ्योरी को लिखाना कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, समझाया पूरा है। फिर भी यहाँ पर भी कि परागकण, इस जो परागकण है बोरोन तत्व को ग्रहण करके अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने से क्या होगा? एक लंबी नलिका का निर्माण होगा और वो लंबी नलिका जनन छिद्रों से बाहर निकल आती है। तो पराग नलिका का विकास होता है। यह पराग नलिका जैसे ही वर्तिका में प्रवेश करती है तो त्रिकोष की जाती है। तो अभी मैं बता दूंगा अगले वाले स्टेप में कैसे त्रिकोष के हुआ। ठीक है, ये तो बहुत बात हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्यतः जो एक परागकण होता है उस एक परागकण से एक ही पराग नलिका निकलती है, लेकिन अपवाद स्वरूप मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों के परागकण से एक से अधिक पराग नलियों का विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे एक से अधिक पराग नलियों का विकास होता है, ठीक है, तो भले ही विकास हो जाए लेकिन बाद में क्या होगा? सारी की सारी पराग नलियां तो नष्ट हो जाएगी और एक ही पराग नलिका की वृद्धि होगी। और कौन सी पराग नलिका की वृद्धि होगी? जिनमें नर युग्मक का निर्माण होगा, मतलब जिसमें कायी कोशिका का केंद्रक होगा और जनन कोशिका का केंद्रक होगा, वही पराग नलिका वृद्धि करके वृत्तिका में प्रवेश करेगी और सभी नष्ट हो जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ा? पराग नलिका का विकास पढ़ लिया। आ गई बात समझ में आप लोगों के? यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? ये विकास हो गया, अब हमें पढ़ना है इस पराग नलिका की वृद्धि, मतलब ये वृद्धि करती हुई यहां कैसे आ जाएगी। ये पराग नलिका की वृद्धि पढ़नी, यहां से पराग नलिका यहां तक कैसे आएगी।
फिर यहाँ तक आएगी, फिर बाद में अंदर कैसे प्रवेश करेगी, सब अलग अलग टॉपिक हैं। तो यहाँ तक की बात हो गई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हम इसमें एक दो टॉपिक और पढ़ते हैं, टॉपिक नहीं, एक दो पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे काम के हैं। ठीक है, अब देखो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले, वैसे मैंने वहां लिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए लेकिन इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि बोरोन तत्व का क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया अभी तक। ठीक है, तो इसको याद रखना। सलेस्मा में पराग नलिका को अंकुरित करने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो सलेस्मा में पराग नलिका को अंकुरित करने वाला तत्व कौन सा होता है? वो तत्व है बोरोन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले जाए सलेस्मा में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो फिर आप लोगों को अगला क्वेश्चन का आंसर देना है। सलेस्मा में होता है बोरोन प्लस शर्करा प्लस वसा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कण जो होता है, पराग कण को वृत्तिकाग्र पर कौन पोषण देता है? तो यहाँ पर डायरेक्ट एक नंबर में लिखना हो तो सलेस्मा पोषण देता है। ठीक है, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। ठीक है, आज हम इतना ही एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद दूसरा टॉपिक आने वाला है, वो थोड़ा लंबा है, लंबा तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए एक क्लास ही आज की ये इतनी ही है। ठीक है, तो